लामबंद होकर लोग लगातार एक नारेबाजी कर रहे थे कि घनश्याम तिवारी को न्याय नहीं मिला तो हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे या बीजेपी को छोड़ेंगे। इस तरीके की मतलब सरकार को घेरने की मंशा थी ब्राह्मणों की। छोड़ दिया। झूठे राष्ट्रवाद के चक्कर में, फर्जी खोखले राष्ट्रवाद के चक्कर में फंसकर कांग्रेस को छोड़ दिया। सुल्तानपुर 38 लोकसभा सीट पर इस वक्त तमाम जो पार्टियां हैं वो जातीय समीकरण को लेकर अपने अपने कैंडिडेट को मैदान में उतार रही हैं। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी से भीम निषाद का टिकट काट करके राम भुवाल को देना अपने आप में यहाँ की राजनीति में उथल पुथल मचा देता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यहाँ ब्राह्मण वोटर इस बार किस तरफ जाएगा, इस बार निषाद वोटर किस तरफ जाएगा, क्योंकि सभी जातियों पर अपने अपने प्रत्याशी अलग अलग तरीके से दावे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं सभी पार्टियां कर ही चुकी हैं। लगातार मैं ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूं। मेरे साथ एक वरिष्ठ नेता जो यहाँ सुल्तानपुर से नगर पालिका का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस बार इनकी नज़र में सुल्तानपुर का जो चुनावी समीकरण है किस तरफ जा रहा है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर आपका, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रामनवमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। सवाल तो सुन ही लिया कि मैंने जो कहा कि माहौल क्या लग रहा है इस बार। जनता का माहौल तो जान रहा हूँ, कुछ आप लोगों से भी जान लूँ। देखिए, जनता का माहौल इस बार भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के विकास के खोखले दावों से जनता ऊब चुकी है और निश्चित रूप से इस बार जो है जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का। ऐसा कुछ लग रहा है जनता के बीच उसमें उठ बैठ रहे हैं आप लोग, तो क्या चर्चाएं क्या चल रही हैं, वजह क्या लग रही है कि जनता और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई? देखिए, जनता सबसे ज़्यादा परेशान महंगाई से है, बेरोजगारी से है, आकंठ भ्रष्टाचार से है और इन सब चीज़ों पर जब निगाह डालते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जहां पता चलता है कि निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन अवश्य संभावी है और वो हो जाएगा। आप ब्राह्मण वोटरों के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आप हाल में नगर पालिका का आपने चुनाव भी लड़ा था और आप पहली बार ऐसा हुआ था कि सुल्तानपुर के इतिहास में आपके नेतृत्व में कांग्रेस दूसरी बार नगर पालिका के चुनाव में रही। लगता क्या इस बार ब्राह्मण क्या मन बना रहा है? देखिए, ब्राह्मणों की जहाँ तक बात है, ब्राह्मण की जब आप बात करते हैं तो मुझे मंजर भोपाली का एक शेर याद आता है कि फिजूल आप पर इल्ज़ाम कत्ल है साहिब, जो मर चुका है वो दोबारा मर नहीं सकता। हमारी कौम तो मुर्दा है एक ज़माने से, मरे हुए को कोई कत्ल कर नहीं सकता। ब्राह्मणों का जो इस समय जो ब्राह्मणों की दुर्दशा है, मैं दुर्दशा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्राह्मणों का अगुवा ही कोई नहीं है, ब्राह्मणों का अस्तित्व ही खतरे में है। और जहाँ तक और आप कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनसे आपने देखा भी होगा कि कानपुर में एक दीक्षित परिवार को जिंदा जला दिया गया, माँ बेटी को। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी की हत्या में क्या हुआ सब ने देखा। गोरखपुर के एक विनोद उपाध्याय जी थे, लोकसभा के प्रत्याशी भी थे, उनको यहाँ सुल्तानपुर में लाकर उनका एनकाउंटर कराया योगी की सरकार ने। तो इतना उत्पीड़न सहने के बाद भी अगर कोई वर्ग विशेष ये कहे कि मैं इस पार्टी के साथ हूँ, तो जिसके अंदर स्वाभिमान होगा, जिसकी रीढ़ में हड्डियाँ होंगी, जो जीवित होगा, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो वोट नहीं देगा और चाहे जिसको दे देगा। आप जो सारी चीज़ें बता रहे हैं और आपने अपने शेर में भी ये कहा कि आपकी कौम बहुत पहले से मुर्दा है, जिंदा कैसे होगी? आप जैसे लोग नेतृत्व करने वाले लोग हैं, फिर भी आप अपनी कौम को जिंदा नहीं कर पा रहे हैं, तो सवाल किससे पूछा जाए? नहीं, देखिए, अब हमने कहा ना कि मुर्दा है एक ज़माने से। एक ज़माना था जब हमारी पैदाइश नहीं हुई थी, 88 में 89 में जब कांग्रेस की सरकार थी, आखिरी मुख्यमंत्री आदरणीय ND तिवारी जी थे स्वर्गीय। उसके बाद न ब्राह्मण को लीडरशिप का मौका मिला उत्तर प्रदेश में, न किसी पार्टी ने ब्राह्मण चेहरा आगे किया और न कोई ब्राह्मण लीडर ही ऐसा हुआ जो ये कह सके कि ब्राह्मण हमारे पीछे खड़ा है। तो सबसे पहले तो ब्राह्मणों को तय करना होगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। नेता तो बहुत हैं, नेतृत्व करने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तय उनको करना है जिनको साथ चलना है। वो पीछे कौन खड़े हैं, किसके साथ चल रहे हैं, कौन उनका अगुवा है, ये तो निर्भर उन पर करता है ना। हम लोग तो सिर्फ जगा सकते हैं, बात कह सकते हैं, अपनी बात हम कह सकते हैं ना। हमारी बात सुनना ना सुनना हमारी कम्युनिटी के हाथ में। वो कितना सुनती है, कितना समझती है और कितना करती है, ये तो उसके ऊपर है। 88 के बाद से, और मैं समझता हूँ कि जब कांग्रेस की, चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ तो आपको लगेगा कि मैं कांग्रेस की ही बात करूँगा, लेकिन मैं धरातल की बात करूँगा, सत्यता की बात करूँगा। सत्यता की वास्तविकता ही जानना चाहता हूँ। वास्तविकता ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, एकमात्र कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री, 7-7 मुख्यमंत्री ब्राह्मण दिए और इस बात का ढिंढोरा कभी नहीं पीटा कि हम इस बिरादरी को बना रहे हैं, उस बिरादरी को बना रहे हैं। कांग्रेस ने दिया
लेकिन उल्टा उन ब्राह्मणों ने क्या किया कांग्रेस के साथ? छोड़ दिया। झूठे राष्ट्रवाद के चक्कर में, फर्जी खोखले राष्ट्रवाद के चक्कर में फंसकर कांग्रेस को छोड़ दिया और आज अपने ही अस्तित्व को ब्राह्मण संघर्ष कर रहा है। कोई पार्टी नाम लेने वाली नहीं है, चूँकि वो सारे लोग ये जानते हैं, सभी पार्टियों को ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र बचाने के नाम पर ब्राह्मण इस समय गिरवी है, बंधुआ मजदूर है। इसलिए वो ब्राह्मणों को न तरजीह देते हैं, न देना चाहते हैं, न दे रहे हैं। घनश्याम तिवारी हत्याकांड में माननीय ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मणों के कोटे से मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें यहाँ पहुँचने में मात्र 150 किलोमीटर है लखनऊ और सुल्तानपुर की दूरी, 12 दिन लग गए। आपको लगता है ये सामान्य घटना है? जैसे आप घनश्याम तिवारी जी की जब बात कर रहे हैं, तो अगर 38 लोकसभा सुल्तानपुर के इस चुनावी समीकरण को देखा जाए तो मुझे लगता है कि पिछले 7-8 महीने पहले एक ऐसी जनसभा ब्राह्मणों ने यहाँ इकट्ठा किया था। तमाम बीजेपी के भी लोग थे जिसमें गुटबंदी हुई थी। उसमें ना किसी ने कोई दल देखा था, ना किसी ने कोई अलग से कोई संगठन देखा था। हर कोई एक मंच पर उस समय दिखाई दिए थे और अमूमन सभी ब्राह्मण नेता थे, जिसमें अब बीजेपी से भी कई लोग थे जिनके नाम इस वक्त मैं नहीं लेना चाहता हूँ। अभी लगता क्या है, क्योंकि उसमें एक लामबंद होकर लोग लगातार एक नारेबाजी कर रहे थे कि घनश्याम तिवारी को न्याय नहीं मिला तो हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे या बीजेपी को छोड़ेंगे। इस तरीके की मतलब सरकार को घेरने की मंशा थी ब्राह्मणों की। अभी लगता क्या, क्योंकि जो उनका मुलजिम था उसको तो जेल में डाला गया है, तो इसके बाद लगता क्या कि वो गुटबंदी अभी भी ब्राह्मणों में है या फिर एक बार बीजेपी की तरफ ब्राह्मण रुख कर रहा है? देखिए क्या आप भी थे उसमें, आप भी बड़ा ओजस्वी भाषण दिए। निश्चित रूप से मैंने भी आवाज़ उठाई थी। मैं था उस पूरे कार्यकाल में। ब्राह्मणों का भरोसा ब्राह्मण नेताओं से इसीलिए हट जाता है कि उस समय मंच पर बहुत सारे नेताओं ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। कोई बाउंड्री वाल बनवा रहा था, कोई ज़मीन पे कब्जा दिला रहा था, कोई पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था, कोई 10 लाख नगद दे रहा था। मंच पर बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी। आप भी थे उस समय। बिल्कुल मैंने कवर किया था। आपने कवर किया था। अब आप धरातल पर स्वर्गीय घनश्याम तिवारी जी की पत्नी से एक बार इंटरव्यू कर लीजिए और आपको ब्राह्मण नेताओं के बातों की सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा। मंच से भाषण देना दूसरा विषय है और काम करना दूसरा विषय है। काम तो कोई करना नहीं चाहता, भाषण बहुत सारे लोग देना चाहते हैं। तो मैं भाषण देने वालों में नहीं, मैं तो भाषण देने में भरोसा ही नहीं रखता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने भाषण दिया और जो रहनुमा बनते हैं उनकी स्थिति का आप अंदाजा लगाएंगे। यही कारण है कि ब्राह्मणों को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो बाद में कहीं ना कहीं बिक जाते हैं, सौदा कर लेते हैं और खुद को गिरवी रख देते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण ब्राह्मण नेतृत्व भी है। दरियापुर तिराहे में जो गोलीकांड हुआ था उसमें डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी की जो विधवा पत्नी है उनको मुलजिम बना दिया गया। इस पर कुछ आप लोगों ने कोई बातचीत रखी कभी किसी के सामने? नहीं, देखिए हम लोग चूँकि कितना वाजिब लगता है उनका मुलजिम बना देना प्रशासन की तरफ, कितना आप लोगों को वाजिब लगता है, ब्राह्मण समाज को कितना लगता है? देखिए मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, कानून की जानकारी है मुझे। इस नाते मैं ये जानता हूँ कि ये पीड़ित पक्ष का ये राइट होता है, अधिकार है उनका। वो किसी को पर भी शक के आधार पर मुकदमा करा सकते हैं। मुकदमा कराना कोई बड़ी बात नहीं है। मुकदमे की विवेचना में क्या हो रहा है, वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। यदि निष्पक्ष विवेचना हुई तो लोगों को पता चल जाएगा कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसकी गहराई में ना जाके बस इतना ही जानना है या कहना भी है कि जो सच होगा, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन है। निष्पक्ष रूप से हमें भरोसा है कि हो सकता है निष्पक्ष विवेचना हो जाए। निष्पक्ष विवेचना हो जाएगी तो अगर वो दोषी नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, तो कोई उनको ज़बरदस्ती जेल नहीं भेज सकता। ये भी आप तय जानिए। जैसे आपने सरकार पर सवाल खड़ा किया तो मैं अंत में एक अंतिम सवाल मैं लेना चाहता हूँ। अगर सरकार ब्राह्मणों के हित में काम नहीं कर रही है आपके नज़र में, जैसा कि अभी आपने अपने बयानों में घेरने की भी कोशिश की सरकार को, तो आपको लगता है कि ब्राह्मणों के लिए हितैषी कौन हो सकता है? देखिए ब्राह्मणों की एक स्वाभाविक सी पार्टी कांग्रेस है। पता नहीं क्यों ब्राह्मण इस तरफ सोच नहीं रहा यार कि आप कांग्रेस में हैं इसलिए कह रहे हैं। मुझे एज ए नागरिक आप बताइए, एक ब्राह्मण नेता होने के नाते ये बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं आपके सामने अपने तर्क रखता हूँ। अगर आपको लगेगा कि मेरे तर्क गलत हैं तो आप मुझे बीच में टोक भी सकते हैं। जरूर। और मैं गिनाता हूँ आपको शुरू से ही। अगर आप देखेंगे कि नेतृत्व की बात कौन करता है या ब्राह्मण लीडरशिप को मौका कौन देता है, तो मैं सबसे कम उम्र का प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से मैंने मेहनत की, मुझे कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, मैंने चुनाव लड़ा। इसी तरह पीछे चले जाए मेरे, जितना मौका कांग्रेस पार्टी देती है, विशेष रूप से ब्राह्मणों को देती है, उतना कोई पार्टी नहीं देती। अब कौन सी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस समय ब्राह्मण है बताइए? कोई है? नहीं है। अजय राय एकमात्र
एकमात्र कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण है। ब्राह्मण नेतृत्व की कभी कोई बात भी करता है तो एकमात्र पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है। तो अपना मूल समझना होगा, अपने मूल की तरफ लौटना होगा, वरना ये इसी तरह आप देखिए ना, एक वर्ग विशेष है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए, 75 में से 73 भारतीय जनता पार्टी जीत गई, सिर्फ 2 सीट हारी। एक प्रतापगढ़ आदरणीय राजा भैया, दूसरा श्रीमान धनंजय सिंह जी। ठीक, अब आप दुर्दशा देखिए, हरिशंकर तिवारी जी, विजय मिश्रा जी, हरिशंकर तिवारी जी के लड़के जो विनय शंकर जी हैं, विजय मिश्रा जी हो गए, और ऐसे तमाम कितने नेता हैं, मैं कितने नाम गिनाऊं आपको, पवन पांडे जी जेल में ही है। ऐसे मतलब दर्जनों नाम हैं जिनको मैं गिना सकता हूं जो कि जेल में है या अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नाम गिनाने लगूं तो नाम कम पड़ जाएंगे, और वो सब वाई श्रेणी, वाई कैटेगरी की सुरक्षा लिए हुए। राकेश प्रताप सिंह जी ने थाने में घुसकर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश ने देखा था, और आज तक से लेकर कोई चैनल नहीं बचा था जिस पर वो खबर नहीं चली थी, जब थाने में घुसकर उन्होंने दीपक सिंह की पिटाई की थी गौरीगंज थाने में। आज उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा किसने दिया है? आदरणीय योगी जी की सरकार ने दिया है। इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी फर्जी डिग्री के मामले में 3 साल से ज़्यादा जेल में रहे, चुनाव हार गए। उसी निर्वाचन क्षेत्र से माननीय अभय सिंह जी, वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनको सरकार द्वारा प्राप्त है। आपको क्या लगता है ब्राह्मण मूर्ख है, अंधा है, उसे दिखाई नहीं पड़ता, वो समझता नहीं? वो सब जानते हैं, समझते हैं। इंतजार उस दिन का है जब चक्षु खुल जाए और अपना भला बुरा समझने लगे। ये समझ लें कि राष्ट्र बचाने का ठेका एकमात्र ब्राह्मणों के पास नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जब उन पर खतरा होगा तो ब्राह्मणों पर भी होगा, उनको कुछ नहीं होगा तो ब्राह्मणों को भी नहीं होगा। ये ब्राह्मणों को समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो उनकी बर्बादियों के किस्से आसमानों में हैं, नहीं समझेंगे तो मिट जाएंगे। इनकी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इनकी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, तो अब लगता क्या संक्षिप्त में एक जवाब चाहते हैं कि 38 लोकसभा में ब्राह्मण किसकी तरफ जा रहा? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ किसकी तरफ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जा रहा है, इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं। दुर्भाग्य तो ये भी लगता है ना कि अभी आप इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी का जो गठबंधन हुआ उसमें पीडीए दे दिया गया। अब लोग पीडीए में बड़ा कंफ्यूज है, अल्पसंख्यक ए को कहें या अगड़े को कहें। देखिए, ऐसा है कि लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें ब्राह्मण है क्या? ये इस समय निश्चित रूप से ब्राह्मण को जब तक, आपको क्या लगता है बीजेपी में है क्या कदर है? बीजेपी में क्या? तो ब्राह्मणों को अपनी मुख्यमंत्री बना दिया ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक जी का आपने नाम लिया है तो ये समझ लीजिए कि एक कबीर जी का दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ब्राह्मणों की ऐसी नहीं है। आपको लगता है कभी किसी, इसी एक हत्याकांड में मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको, 12 दिन लग गए 150 किलोमीटर आने में। ब्रजेश पाठक का कद भले लंबा है, लेकिन वो खजूर के पेड़ है, उनके नीचे न किसी को छाया मिल सकती है, न उनसे किसी को फल मिल सकता है। ऐसे नेता रहने से अच्छा है कि ऐसा कोई नेता ना रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। यानी आप ब्राह्मणों को जगाने का काम कर रहे हैं? कोशिश करूंगा मैं। मेरी जो मैं राह का चिराग हूँ, सूरज तो नहीं हूँ। जितनी मेरी बिसात है, काम आ रहा हूँ मैं। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ब्राह्मण नेतृत्व के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। सुल्तानपुर 38 लोकसभा से ब्राह्मणों को जगाने की एक कोशिश, लेकिन अब इनके जगाने के पीछे की असली मंशा राजनीतिक है या फिर वाकई में ब्राह्मण हितैषी हैं, तो आप निर्णय लीजिएगा। फिलहाल इनकी जो बातें थी मैंने रखी हैं। आप क्या सोचते हैं इनके विचारों के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को शेयर करिए और सुल्तानपुर के ब्राह्मणों के पास पहुंचाइए, जिससे वो निर्णय ले सकें इनकी बातों का कि इनकी बातों में कितना तर्क है और कितना ये ब्राह्मण के हितैषी है।